हाय स्टूडेंट्स, हेलो। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस जो कुछ भी है वो उसकी हम स्टडी करेंगे अभी। अभी देखिए, कैपिटल एल और कैपिटल एम दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, दोनों की यूनिट भी सेम होगी। तो ऐसा यूनिट ऑफ एल एंड एम इज इक्वल टू केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर एम्पेयर स्क्वायर। तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो जूल का यूनिट होता है बाय एम्पेयर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए जूल बाय एम्पेयर जो कुछ भी है, यहाँ पे वोल्ट इंटू सेकेंड व्यवस्था किया गया है, वोल्ट इंटू सेकेंड। तो यहाँ पे वोल्ट बाय एम्पेयर, वोल्ट बाय एम्पेयर ओम को बताता है, ओम इंटू सेकेंड। तो ओम इंटू सेकेंड क्या कहलाता है, यहाँ पे वेबर बाय एम्पेयर, टेस्ला मीटर स्क्वायर बाय क्या, टेस्ला मीटर स्क्वायर इंटू टेस्ला मीटर स्क्वायर बाय क्या, इलेक्ट्रिक करंट या एम्पेयर जो कुछ भी है। यहाँ देखिए मैंने यूनिट कंप्लीट कर दिया। अब सवाल ये है कि ये सब चीजें हमने कैसे जाना। तो जैसे किसी कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है, दिस एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 Li स्क्वायर, Li स्क्वायर। तो एनर्जी की डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है, एनर्जी कैसा यूनिट पता है कि केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होती है। फिर करंट के स्क्वायर से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो यही चीज आएगा। फिर आप ऐसा यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस जिसे हम सिंपली इंडक्टेंस कहते हैं वो भी निकाल सकते हैं और एम की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। काफी इजी है, इस मेथड से भी आप लोग इस चीज को समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए और कुछ जानते हैं। मैंने अब तक बताया कि आइडियल जो इंडक्टर होती है, ठीक है, जो आइडियल इंडक्टर होती है उसकी रेसिस्टेंस कितनी होती है, 0। ठीक है, आप सबको पता होनी चाहिए जो आइडियल इंडक्टर होती है उसकी रेसिस्टेंस होनी चाहिए क्या, 0 रेसिस्टेंस होनी चाहिए। इट मस्ट हैव 0 रेसिस्टेंस। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। आप सब जानते हैं कि हर एक कंडक्टर का कुछ ना कुछ अपना इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, उस वायर का कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होती है। इसीलिए कोई भी प्रैक्टिकल इंडक्टर या कोई भी प्रैक्टिकल कॉइल, सोलेनॉइड या सर्किट बिना रेसिस्टेंस के फाइंड नहीं होती है। ठीक है, तो अगर ये इंडक्टर है, अगर ये इंडक्टर है तो इसकी एल तो 0 नहीं हो सकती ना। अगर एल ही 0 हो जाएगी तो काहे का इंडक्टर, तब तो कनेक्टिंग वायर हो जाएगा। ठीक है, तो L इज नॉट इक्वल टू 0 बट प्रैक्टिकली रेसिस्टेंस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं मैं, आइडियली बात नहीं कर रहा हूं, हाइपोथेटिकल बात नहीं, रियल बात कर रहा हूं कि प्रैक्टिकली देखा जाए तो उस इंडक्टर का कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होती है और उस रेसिस्टेंस को कम करना है तो मोटे मोटे वायर कर लेंगे, मोटे मोटे वायर का रेसिस्टेंस कम होता है। जितना मोटा वायर उतना रेसिस्टेंस कम। लेकिन 100% 0 नहीं हो सकता। अगर 100% 0 आ गया तो उसे हम आइडियल इंडक्टर कहते हैं और नॉर्मली हम एज्यूम करके चलते यही हैं, यही एज्यूम करके चलते हैं कि उसकी आइडियल वो जो है वो आइडियल इंडक्टर है जिसकी अपना कुछ रेसिस्टेंस नहीं है और L इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली एक इंडक्टर की L भी 0 नहीं और रेसिस्टेंस भी 0 नहीं। पतला वायर है तो ज्यादा रेसिस्टेंस, मोटा वायर तो और कम रेसिस्टेंस, लेकिन कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस उसमें पाई जाती है। ठीक है, इतनी बात मैं आपको बता दिया। ठीक है, तो अब देखिए कि L इज नॉट इक्वल टू 0, L इज नॉट इक्वल टू 0 बट रेसिस्टेंस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। दोनों इक्वल टू 0 नहीं है प्रैक्टिकली देखा जाए तो। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है क्या कि L ही इक्वल टू 0 आ जाए, L ही इक्वल टू 0 आ जाए और R इज नॉट इक्वल टू 0 आ जाए। ऐसा हो सकता है क्या, क्या इसका इनवर्स हो सकता है, R इज नॉट इक्वल टू 0 एंड L इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन क्या इसका उल्टा हो सकता है, या ऐसा सिचुएशन हो सकता है जिसमें 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 क्या होना चाहिए, जिसमें L ही इक्वल टू 0 आ जाए लेकिन रेसिस्टेंस जो है वो इक्वल टू 0 नहीं आए। क्या ऐसा केस हो सकता है? ये देखिए, ये जो कॉइल हमने बनाया है, ये कॉइल ये बताता है ये कॉइल कैसा है, ये नॉन कंडक्टिव रेसिस्टेंस है। ये क्या है भाई, ये एक नॉन इंडक्टिव रेसिस्टेंस है। और नॉन इंडक्टिव रेसिस्टेंस का मतलब L इज इक्वल टू 0। इट हैज नो इंडक्टिंग प्रॉपर्टी, इसकी अपनी कुछ इंडक्टिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है, लेकिन इसका रेसिस्टेंस भी 0 नहीं, इसीलिए इसको नॉन इंडक्टिव रेसिस्टेंस बोला। वर्ड बोल रहा है बहुत कुछ। नॉन इंडक्टिव मतलब L इज इक्वल टू 0, रेसिस्टेंस मतलब R इज नॉट इक्वल टू 0। R क्या है, 0 के बराबर नहीं है।
रेसिस्टेंस कुछ ना कुछ है। तो यहाँ देखिए कॉइल जा रहा है, इसमें करंट मूव कर रहा है, मूव करता हुआ जा रहा है, फिर उसी करंट को हमने उसी कॉइल के अलॉन्ग मूव करवाते हुए लेके आ रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि उसकी इंडक्टेंस जो है खत्म हो गई। इससे उसका इंडक्टेंस क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। करंट चेंज भी करोगे तो भी इंडक्टेंस खत्म हो गई, इसकी इंडक्टेंस हो गई जीरो, इसकी इंडक्टेंस हो गई जीरो, लेकिन इसकी रेसिस्टेंस जीरो नहीं है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली आप समझो कि L कैन बी जीरो बट R, अगर हमारा L जीरो हो गया तो रेसिस्टेंस भी जीरो होगा, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन 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 अगर L इज नॉट इक्वल टू जीरो तो भी रेसिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू जीरो, प्रैक्टिकली हम बात करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं आगे, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन की बात करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, अगर दो कॉइल हम लेते हैं, दो कॉइल लेते हैं, एक प्राइमरी कॉइल है, दूसरा सेकेंडरी कॉइल है, दोनों को एक दूसरे के ऊपर वाउंड करते हैं, तो एक कोफिशिएंट आती है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन दैट इज इक्वल टू कैपिटल M एंड दैट इज इक्वल टू स्मॉल k रूट अंडर L1 into L2 where k is the coefficient of coupling, where small k is coefficient of coupling and L1 L2 are the इंडक्टेंस ऑफ दीज कॉइल्स। L1 L2 जो है वो क्या है, इंडक्टेंस। कैसा इंडक्टेंस है, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या नहीं, वो सेल्फ इंडक्टेंस है, वो दो कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस है। तो M इज इक्वल टू के L1 into L2 रूट अंडर लिख दिया। ठीक है, कोई भी कह सकता है कि के यहाँ डायमेंशनलेस होगा क्योंकि रूट अंडर L1 है और इनका डायमेंशनल फॉर्मूला और इस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगी, और ये जो के है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है जो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। ठीक है, वो कैसी क्वांटिटी होती है, तो वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। ठीक है, चलिए अब इसके के वैल्यू के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अगर दो टाइटली बाउंड कॉइल्स हैं, एक प्राइमरी के ऊपर, दूसरा हमने सेकेंड लेवल टाइट करके बांध दिया, खूब टाइट करके बांध दिया, खूब टाइट करके बांध दिया। ठीक है, खूब टाइट करके बांधने की वजह से क्या होती है, k इज इक्वल टू 1 मान लेते हैं। फॉर टाइटली बाउंड कॉइल्स, एक कॉइल को दूसरा टाइटली बाउंड कर दिया हमने। ठीक है, तो k इज इक्वल टू 1 एंड कैपिटल M इज इक्वल टू रूट अंडर L1 into L2। ठीक है, ये वैल्यू आता है, ये है क्या, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, और यहाँ देखिए कि लूजली बाउंड के लिए क्या है कि k जो है लेस देन 1 है और ग्रेटर देन 0 है, स्मॉल k की वैल्यू लेस देन 1 है और ग्रेटर देन 0 है, और m की वैल्यू लेस देन रूट अंडर L1 into L2 होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, होना चाहिए, यही बात सही है। तो चलिए ये बात तो हमने समझ लिया, अब इसी चीज को थोड़ा सा डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं और कुछ जानते हैं। जानने के लिए शेष ये है कि जैसे ही हमने यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हो कि इफ L इज इक्वल टू 0 देन M मस्ट बी इक्वल टू 0। अगर कहने का मतलब ये है कि इफ L1 और L2, यहाँ पे हमने लिखा कि M इज इक्वल टू L1 into L2, अगर इस केस में अगर हमने L1 and L2 को किसी को भी L1 and L2 में से किसी भी पार्ट को अगर हमने जीरो कर दिया, अगर हमने जीरो कर दिया तो कैपिटल M भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कैपिटल M भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर इन दोनों में से किसी को हमने जीरो कर दिया मतलब कैपिटल M भी जीरो होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कॉइल्स में अपनी सेल्फ इंडक्टेंस इसकी नहीं है या इन कॉइल्स का अपना इंडक्टेंस नहीं है तो इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस भी नहीं होगा। साफ बात, क्लियर कट बात, कि अगर इनकी अपना कुछ सेल्फ इंडक्टेंस नहीं है ये दो कॉइल्स का, तो इनका कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन भी नहीं होगा। L होना जरूरी है। L अगर जीरो मतलब M कंपलसरी जीरो है। अगर आपने L को ही जीरो कर दिया, L ही जीरो है मतलब उन कॉइल्स का अपना सेल्फ इंडक्टेंस नहीं है तो उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस भी नहीं होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी नहीं होगा। ठीक है, ये बात को याद रखिएगा। इफ L is equal to 0 then it is compulsory that M is also equal to 0. It is the must condition, must। L जीरो के होने से ही फॉलो हो रहा है M is equal to 0। L के जीरो होने से सेटिस्फाई हो रहा है कि M is equal to 0। ठीक है, अब इसका उल्टा समझते हैं कि मान लेते हैं म्यूचुअल इंडक्शन ही जीरो। मान लिया कि म्यूचुअल इंडक्शन ही जीरो है
ठीक है। थोड़ी देर के लिए मान लिया कि दो कॉइल है, उनका म्यूचुअल इंडक्शन ही जीरो है। अगर उनका म्यूचुअल इंडक्शन जीरो है तो क्या कुछ जरूरी है कि उनका सेल्फ इंडक्टेंस भी जीरो हो जाए? क्या जरूरी है? बोलिए। अगर एम ही इक्वल टू जीरो हो जाए तो क्या होगा? तो इनका सेल्फ इंडक्टेंस जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर नहीं होगा तो के इज इक्वल टू वन सजा के रखेंगे। यहाँ पे देखिए के इज इक्वल टू जीरो, के इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो एम इज इक्वल टू जीरो आ रहा है। अगर आपने एल को जीरो रख दिया, तो भी एम इज इक्वल टू जीरो आ रहा है। तो अगर कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ही जीरो आ रहा है तो सेल्फ इंडक्टेंस का जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर उनका सेल्फ इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस सिंपली सेल्फ इंडक्टेंस जीरो है, इसका मतलब एम जीरो होना ही पड़ेगा। ये मस्ट कंडीशन है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। काफी आसान चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किया है। इस चीज को दिमाग में अच्छे से रखिएगा जो आपके एग्जाम में काम आएंगे। ठीक है, मेरा एक वीडियो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक से लिया गया है और आपके एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस हमने डाले हैं जो आपको एग्जाम में काम आएगा। फालतू चीजें मैं नहीं बताता, फालतू इंटरटेनमेंट की बातें नहीं बताता, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें करता हूँ। ठीक है, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा।